हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यूजीसी नेट हिस्ट्री सिलेबस के बारे में। अभी नया सिलेबस नहीं आया है, जैसे नया सिलेबस आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। ये सिलेबस यूजीसी नेट जून 2024 के लिए जो स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं जेआरएफ एंड यूजीसी नेट, उनके लिए जून 2024 के लिए सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अगर कोई बिगिनर है, कोई नए सिरे से तैयारी कर रहा है, बिल्कुल अगर उसको सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो प्लीज मेक श्योर सबसे पहले इस वीडियो को गो थ्रू करें, सिलेबस को समझो और फिर प्रिपरेशन करना शुरू करें। ओके। अश्विनी सर टेक्स्ट बुक हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको हिस्ट्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, पेपर वन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, है कोई भी नोटिफिकेशन रीसेंट एग्जामिनेशन का वो चाहिए, तो सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस जो है 10 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला यूनिट से शुरुआत होती है सोर्सेज की। सोर्सेज के अंदर आर्कियोलॉजिकल सोर्स आ जाता है, उसी के अंदर आपका लिटरेरी सोर्स आ जाएगा, फॉरेन अकाउंट्स आ जाता है। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक है वो आपका शुरुआत होती है उसकी सोर्सेज से। देन उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है फर्स्ट यूनिट के अंदर ही, वो आता है आपका स्टोन एज। यहां पे बात होती है आपकी पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक एज के बारे में, किस तरीके से साइट्स थी, क्या पैटर्न ऑफ एक्सचेंज था, टूल्स कौन कौन से थे, कैसे सेटलमेंट्स थी उनकी, इन चीजों के बारे में डिस्कशन किया जाता है। देन फिर हम स्टोन एज के बाद मूव ऑन करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। कितनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, ओरिजिन, एक्सटेंट, देन सोसाइटी, पॉलिटी, कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन होती है, ये यहां पे आता है। इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया भी बोलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है वैदिक एंड लेटर वैदिक एज। यहाँ पे आर्यन डिबेट आ जाता है, किस तरीके से आर्यंस आर्यंस के ऊपर डिबेट की, कैसे बाहर से आए या ओरिजिन जो था उनका इंडिजीनियस था, बाहर से था, कहीं से भी था, उसको लेकर डिबेट है। देन पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस जो थे, एमरजेंस ऑफ वर्ना सिस्टम। देन यहीं से ही मेगालिथ्स भी आता है आपका साउथ इंडिया के अंदर, आयरन टेक्नोलॉजी भी आता है लेटर वैदिक एज के अंदर। ये सारी चीजें आपका इस पार्ट के अंदर आता है। देन एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम, महाजनपदास, महाजनपदास का राइज कैसे हुआ, महाजनपदास के राइज के साथ साथ कौन किस तरीके के मोनार्कियल इंस्टीट्यूशंस थे, रिपब्लिकन स्टेट्स थी, इकोनॉमी कैसी, सोसाइटी थी उस कैसी थी उस टाइम पे। देन सेकंड अर्बनाइजेशन इसको बोला जाता है, और इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड अजीविकास। तो ये आपका फोर्थ टॉपिक हो जाता है अगर आप फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं। ऑलमोस्ट फिफ्थ टॉपिक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टॉपिक। फिर हम यूनिट 2 के अंदर मूव ऑन करते हैं। यूनिट 2 के बारे में जैसे हम मूव ऑन करते हैं तो हमें यहां पे दिखता है राइज ऑफ मगध फ्रॉम स्टेट टू एम्पायर। 16 महाजनपद हो गए, उसके बाद कैसे मगध का राइज होता है। देन उसके साथ साथ हम पढ़ते हैं ग्रीक इन्वेजन अंडर अलेक्जेंडर, क्या इंपैक्ट था ग्रीक इन्वेजन का सोसाइटी के ऊपर। ऐसे ही मौर्यन एक्सपेंशन, मौर्यन पॉलिटी, मौर्यन सोसाइटी, इकोनॉमी, अशोका के बारे में, नेचर ऑफ द स्टेट, धम्मा, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एंड लास्ट में अशोका एडिक्ट्स, क्या क्या लैंग्वेज थी, किस किस लैंग्वेज के अंदर लिखे गए थे, क्या क्या स्क्रिप्ट थी। फिर उसके बाद किस तरीके से अशोकन एम्पायर डिक्लाइन करता है, एंड रीजनल स्टेट्स, रीजनल पावर, क्षेत्रीय शक्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे इंडो ग्रीक्स हो गया, शुंगाज हो गया, शातवानाज हो गया, कुशानाज हो गया, शाका क्षत्रप हो गया। फिर उसके साथ साथ साउथ के अंदर चले जाते हैं तो संगम लिटरेचर हो गया, वहीं की पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी देखते हैं, किस तरीके का ट्रेड चल रहा था इस टाइम पे, सेकंड सेंचुरी बीसी से थर्ड सेंचुरी सी तक जो ट्रेड चल रहा था, ट्रेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड, विद द रोमन वर्ल्ड, रोमन जगत के साथ किस तरीके से व्यापार चल रहा था, किस तरीके से महायाना बुद्धिज्म का ओरिजिन होता है, खारवाल हो गया, जैनिज्म हो गया, क्योंकि चेंजेस तो आ रहे थे हर रिलीजन के अंदर। पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, गांधारा, मथुरा, अमरावती स्कूल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम बड़े एम्पायर की तरफ चलते हैं, यानी कि गुप्ता की तरफ चलते हैं। गुप्ता एम्पायर के साथ देखते हैं वकटका। तो गड़का हो गया, गुप्ता एम्पायर हो गया, वही पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, उसके साथ साथ टेम्पल आर्किटेक्चर, उसके साथ कॉइन्स हो गया। देन एंड में उसके साथ हम पढ़ते हैं कैसे इमरजेंस ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म होता है। ओके, सो ये टॉपिक हो गया। उसमें हम संस्कृत लैंग्वेज का डेवलपमेंट देखते हैं, डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखा जाता है, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, खगोल विज्ञान, गणित, औषधि में विकास। फिर जैसे हम गुप्ता वकटा को खत्म करते हैं, हम पहुंचते हैं हर्षा और उनके युग की तरफ, हर्षा एंड इस टाइम। पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, ये सारी चीजें इस पार्ट के अंदर भी कवर की जाती है। फिर उसके बाद रीजनल स्टेट, सलंक्यास हो गए, विष्णुकुंडीज हो गए आंध्र प्रदेश के अंदर, उनके बारे में पढ़ते हैं, जो कि रीजनल स्टेट्स कैटेगरी के अंदर आता है।
इसी के साथ आपका यूनिट 2 खत्म हो जाता है। फिर हम मूव ऑन करते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में आता है रीजनल किंगडम्स। तो जैसे ही बड़ा एम्पायर डिक्लाइन करता है, छोटे-छोटे किंगडम्स आने शुरू हो जाते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो डेक्कन के अंदर कौन-कौन से किंगडम थे? गंगास, कड़म्बास, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न चालुक्य, राष्ट्रकूटास, कल्याणी चालुक्य, ककत्यास, होयसाला एंड यादव्स। छोटे-छोटे जो रीजनल किंगडम्स के उनके बारे में पढ़ते हैं। साउथ इंडिया के अंदर हम जाते हैं तो पल्लवास, चेराचोलास एंड पांड्यास पढ़ते हैं। एंड ऐसे ईस्टर्न इंडिया के अंदर पालास पढ़ते हैं, सेनास पढ़ते हैं, वर्मन्स पढ़ते हैं कामरूप के, एंड भूमकारास एंड सोमवंशियों उड़ीसा, उनके बारे में पढ़ते हैं, जो कि रीजनल स्टेट्स की कैटेगरी के अंदर आता है। ऐसे ही जो रीजनल स्टेट्स थे वेस्टर्न इंडिया के अंदर हम देखते हैं मित्र की वल्लभी, चालुक्यास ऑफ गुजरात। देन नॉर्थ इंडिया के अंदर जो ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल था, गुर्जर प्रतिहारा, कालाचोरी चेदीज, गढ़वालास, परमारास। ऐसे ही फिर हम मूव ऑन कर जाते हैं अर्ली मिडिवल इंडिया के अंदर। तो अर्ली मिडिवल इंडिया के अंदर जैसे हम मूव ऑन करते हैं तो वहां की सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, कैसे सोसाइटी चेंज हो रही थी, कैसे पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो रहे थे, विशेषताएं, राजनीतिक विशेषताएं बदल रही थी इस टाइम पे। ओके, एंड फिर हम अर्ली मिडिवल इंडिया की एग्रेरियन इकोनॉमी भी देखते हैं, लैंड ग्रांट्स, क्योंकि अर्ली मिडिवल इंडिया आपको लैंड ग्रांट्स के बेसिस पे ही दिखाई देता है। प्रोडक्शन कैसे चेंज हो रही थी, टैक्सेशन सिस्टम क्या था, कॉइन्स कैसे, करेंसी सिस्टम कैसे था, वाटर रिसोर्सेज, ये सब चीजें आपकी अर्ली मिडिवल इंडिया के अंदर आ जाता है। तो ये एंशिएंट इंडिया खत्म होकर हम अर्ली मिडिवल इंडिया के अंदर मूव ऑन कर गए हैं, जो कि आपको फ्यूडलिज्म, सामंतवाद से एक्सप्लेन किया जाता है। और इसी टाइम पे हम देखते हैं कैसे ट्रेड हो रहा था, अर्बनाइजेशन हो रहा था, व्यापार और शहरीकरण कितनी तेजी से इस टाइम पे बढ़ रहा था। तो ट्रेड हो गया, अर्बन सेटलमेंट हो गई, पोर्ट्स हो गए, ये सब चीजें इस पार्ट के अंदर पढ़ी जाती है। और फिर हम मूव ऑन कर जाते हैं भक्ति मूवमेंट की तरफ, किस तरीके से अलवर्स एनवर्स साउथ इंडिया से भक्ति मूवमेंट शुरू होती है, और टेम्पल पेट्रनेज के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कैसे टेम्पल पेट्रनेज दिए गए थे, इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्ली मिडिवल का ही, और वहीं पे आपका भक्ति मूवमेंट का उदय होता है। हम पढ़ते हैं बड़े बड़े भक्ति सेंट्स तमिल भक्ति मूवमेंट के बाद। तो हम देखते हैं शंकर, महादेव, रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ते हैं हम। ओके, इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, रीजनल स्टाइल्स पढ़ते हैं इस पार्ट के अंदर ही। फिर हम थोड़ा सोसाइटी की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। सोसाइटी की तरफ मूव ऑन करके हम देखते हैं कास्ट सिस्टम जो अर्ली मिडिवल इंडिया के अंदर था, पोजीशन वुमेन क्या थी, जेंडर रिलेशंस, मैरिज, प्रॉपर्टी, ये सारा पार्ट अगेन अर्ली मिडिवल इंडिया से ही है। अनटचेबिलिटी, पेजेंटाइजेशन ऑफ द ट्राइब्स, ट्राइब्स की क्या स्थिति थी, अर्ली मिडिवल से ही लैंड ग्रांट से सब चीजें एक्सप्लेन होती हैं। एजुकेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं कैसी थी, जैसे अग्रहाराज हो गए, मठ्स हो गए, तो एजुकेशन की सिचुएशन क्या थी। अर्ली मिडिवल इंडिया के अंदर रीजनल लैंग्वेजेस, जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, उनकी कैसे ग्रोथ हो रही थी, वो भी आपका लैंड ग्रांट से जुड़ा हुआ है। ओके, फिर उसके बाद अर्ली मिडिवल के अंदर ही आपका स्टेट फॉर्मेशन, कैसी कैसी स्टेट आ रही थी, फ्यूडल स्टेट, सेगमेंटरी स्टेट, इंटीग्रेटिव स्टेट। तो ये आ जाएगा आपका सामंत, खंडीय एंड समन्वय मॉडल। और उसके साथ अर्ली मिडिवल के साथ फिर हम मिडिवल की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो मिडिवल का सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आपका अरब कॉन्टैक्ट्स। अरबों के साथ कॉन्टैक्ट्स कैसे होने शुरू हुए, गजनवाइट्स कॉन्क्वेस्ट, अल बरूनी ने क्या काउंट लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आपका मिडिवल के साथ आप एंट्री कर जाते हो, आप मिडिवल के अंदर एंट्री कर जाते हो यूनिट 4 के अंदर। तो सबसे पहला टॉपिक वही सोर्सेज जो मिडिवल इंडिया के सोर्सेज है। यहाँ पे जो यूनिट 4 है, जो डिवाइड किया गया है वो पॉलिटिकल डिवाइड किया है। इन्होंने ऐसे डिवाइड नहीं किया दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, ऐसे इन्होंने सीधे डिवाइड किया पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, दिल्ली सल्तनत, मुगल, सबका पॉलिटिकल आप यूनिट 4 के अंदर कवर कर रहे हो। ओके, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट सभी का ही, दिल्ली सल्तनत हो गया, दिल्ली सल्तनत के बाद दिल्ली सल्तनत में आपका स्लेव डायनेस्टी, खिलजीज, गुरीड्स, ये सब आ जाता है, तुगलक्स, लोदीज, फिर डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत, और इसके इमीडिएटली बाद फिर हम देखते हैं मुगल एम्पायर। तो पहले पॉलिटिकल डेवलपमेंट किया है, राजनीतिक विकास, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर। फिर ऐसे ही मुगल एम्पायर कैसे डिक्लाइन किया, मुगल एम्पायर के साथ साथ आप सूर्स भी पढ़ते हो, एंड उनके साथ साथ फिर आप विजयनगर बहाम नहीं पढ़ते, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर राजनीतिक विकास जो हो रहा था। और भी छोटी छोटी डायनेस्टीज थी, आप देखो बीजापुर जब सल्तनत डिक्लाइन कर गया था तो गोलकोंडा, बेदार बेदार, अहमदनगर, बीजापुर, अहमदनगर, तो यह आता है बहामनी सल्तनत के डिक्लाइन करने के बाद ही। ओके, ऐसे ही छोटी डायनेस्टी ईस्टर्न गंगाज एंड सूर्यवंशी गजापतीज, ये भी इसी पार्ट के अंदर आता है। और इसके साथ हम फिर नेक्स्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट की तरफ देखते हैं, जो कि राइज ऑफ मराठाज है। मराठा का उदय कैसे हुआ, स्वराज शिवाजी का, मराठा के रिलेशनशिप मुगल के साथ कैसे थे, मराठा कॉन्फेडरेसी, पेशवास, उनके बारे में इस पार्ट के अंदर पढ़ा जाता है। आपका पोर्ट पार्ट 4 जो है वो खाली पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, राजनीतिक विकास। फिर जो पार्ट 5 है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी है, किसका, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, बहामनी, मराठास, सबका। ओके, तो यहां पे आप सल्तनत, विजयनगर सबके बारे में पढ़ते हो। नेचर ऑफ स्टेट कैसा, थियोक्रेटिक स्टेट था,
सेंट्रलाइज्ड स्टेट था, प्रोविंशियल जो भी था, थियोक्रेटिक, सेंट्रलाइज्ड, और उसके साथ साथ मिलिट्री स्टेट भी बोला जाता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग डिबेट है इसके ऊपर, उसके बारे में आप पढ़ते हो। ऐसे ही आप एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते हो, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, सबका, शेरशाह का भी, मुगल एम्पायर का भी, विजयनगर का भी, बहामनी का भी, मराठा का भी, सारी की सारी चीजें आपका इस पार्ट के अंदर कवर होती है। ओके, फिर इसमें फॉरेन पॉलिसी भी आता है दिल्ली सल्तनत का, मुगल एम्पायर का, इंटर रिलेशन सल्तनत और मुगल के बीच में क्या थी, और फिर हम इकोनॉमी की तरफ मूव ऑन करते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे हो रहा था, विलेज इकोनॉमी कैसे थी, पेजेंट्स किसानों की स्थिति कैसे थी, अर्बनाइजेशन कैसे हो रहा था। ओके, ये सारा पार्ट इस पार्ट के अंदर आता है। ओके, इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप हो रही थी, कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, एग्रो बेस्ड, काफी क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर भी। इनफैक्ट पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही इन्हीं के अराउंड डिजाइन कर दिया जाता है, इसी टॉपिक के अराउंड। तो आप देखते हो इकोनॉमी के ऊपर ही एंशिएंट इंडिया, मिडिवल, मॉडर्न के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। तो ये मिडिवल इंडिया का पार्ट हो गया। ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे डेवलप हो रहा था, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, पोर्ट्स कैसे थे, ट्रेड सेंटर्स कौन कौन से थे। ऐसे ही हुंडी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बहुत क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर। हुंडी कैसे ऑपरेट करते थे, मोदी सर्राफ्स, इंश्योरेंस सिस्टम इनके हाथ के अंदर हुआ करता था, पूरा हुंडी सिस्टम ये मैनेज करते थे। इसी के साथ साथ कॉइन्स वगैरह एंड पेजेंट रिवोल्ट भी इसी पार्ट के अंदर आ जाता है। फिर हम चलते हैं यूनिट 6 के अंदर। यूनिट 6 में हम देखते हैं सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। सोसाइटी कैसे डेवलप हो रही थी, कल्चर कैसे डेवलप हो रहा था। ओके, वही दिल्ली सल्तनत, मुगल, विजयनगर, बहामनी, शेरशाह, मराठा, सबका सोसाइटी। सूफीज देखते हैं, सूफीज का उदय कैसे होता है, सूफी मूवमेंट के साथ साथ भक्ति मूवमेंट भी पढ़ते हैं, क्योंकि भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट एक साथ ही चल रही थी इस टाइम पर पे। तो शैविज्म, वैष्णविज्म, शक्तिज्म एंड उसके साथ साथ सूफी मूवमेंट भी देखते हैं। ठीक है, फिर हम इसी को और ब्रॉडली टॉपिक को डिफाइन किया गया है। जो मिडिवल इंडिया के अंदर बड़े बड़े सेंट थे उनके बारे में पढ़ते हैं, वुमेन सेंट के बारे में पढ़ते हैं, सिख मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ओके, गुरु नानक, उनकी टीचिंग्स, आदि ग्रंथ खालसा, एंड ऐसे ही सामाजिक वर्गीकरण, रूलिंग क्लास कैसे रूल कर रही थी, सोसाइटी का पार्ट आता है लेकिन रूलिंग क्लास के रिस्पेक्ट से। मेजर रिलीजियस ग्रुप्स कौन कौन से थे, उलेमास एंड व्यापारी वर्ग, फिर राजपूत सोसाइटी कैसे थी, रूरल सोसाइटी, ग्रामीण समाज कैसा था, जमींदार वगैरह, किसान लोग, उनके बारे में इस पार्ट के अंदर पढ़ा जाता है। पोजीशन ऑफ वुमेन, देवदासी सिस्टम, जनाना सिस्टम, फिर एजुकेशन का विकास कैसे हो रहा था, मदरसाज, मकतबास, ये मिडिवल इंडिया के अंदर। फाइन आर्ट का डेवलपमेंट, पेंटिंग्स मुगल के अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंदर, उसके साथ साथ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मुगल्स, दिल्ली सल्तनत। और भी जो हमें डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, रीजनल स्टाइल्स हमें देखने को मिलते हैं, अरब्स, राजपूत हो गए, ऐसे ही इंडो अरबिक आर्किटेक्चर। ओके, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, मुगल गार्डन हो, फिर मुगल्स का हो, मराठा के फोर्ट क्यों ना हो, फिर विजयनगर, बहामनी, ये इसी पार्ट के अंदर आपका कवर हो जाता है। यूनिट 7 में हम मूव ऑन कर जाते हैं फिर मॉडर्न इंडिया के अंदर। तो 3 3 6 यूनिट आपका मिडिवल, एंशिएंट मिडिवल, फिर हम मॉडर्न की तरफ चले गए। यहाँ पे सबसे पहले सोर्सेज आता है, सोर्सेज जो यूज किए हैं अंग्रेजों के द्वारा, जिनसे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हो गया। ओके, सो सोर्सेज हो गए न्यूज़पेपर, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स, मेमोयर्स, ओरल एविडेंस। देन फिर यूरोपियन पावर्स के बारे में पढ़ते हैं, पोर्तुगीज, डच, डैनिश, अकेले एक पावर जो बची थी ब्रिटिश, फिर उसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाता है। कैसे कैसे यूरोपियंस आए, कैसे अंग्रेजों ने अपने आप को स्थापित किया, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जो प्रिंसिपल इंडियन स्टेट्स थी, बंगाल, अवध, हैदराबाद, उनके साथ उनकी क्या रिलेशनशिप थी, सब्सिडी लाइन्स वगैरह। ओके, ये सारी चीजें, फिर कैसे उन स्टेट्स को अनेक्स किया, डॉक्ट्रिनल लैप्स, ये सब पढ़ते हैं। फिर 1857 पढ़ते हैं हम, कॉजेज, नेचर, उनका इम्पैक्ट। फिर कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन दिखते हैं, पुलिस, जुडिशरी, सिविल सर्विसेज, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके चल रहा था, एक्ट्स कौन कौन से थे ये आ जाता है, सिविल सर्विसेज, जुडिशरी, पुलिस, आर्मी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या बदलाव हुए 1909 से 1935 तक। हालांकि पूरा ही पढ़ते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या बदलाव हुए थे, अंग्रेजों ने क्या कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए थे, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स के अंदर बदलाव हो रहा था। फिर हम पहुंच जाते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी के अंदर। ओके, सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इसी टॉपिक के अंदर आता है, कैसे इकोनॉमी अंग्रेजों ने डेवलप करनी शुरू हुई और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और फिर डिक्लाइन करनी शुरू हो गई सारी की सारी चीजें। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, यही पढ़ा जाता है आपका। कैसे इंडस्ट्रीज डिक्लाइन करती हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हो जाता है, डिबेट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो इसी पार्ट के अंदर कवर होता है। ओके, उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी थी, मेजर इंडस्ट्रीज क्या थी, फैक्ट्री लेजिस्लेशन 1891, 1881, 1891। ओके, देन ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ऐसे ही मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सिस्टम, रेलवेज, पोर्ट्स, कम्युनिकेशन वगैरह इस पार्ट के अंदर आता है। ऐसे अर्बनाइजेशन, कैसे अर्बनाइजेशन हो रहे थे, नए नए सेंटर्स आ रहे थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पार्ट यहाँ पे आता है, मॉडर्न इंडिया के अंदर कैसे टाउन प्लानिंग की जा रही थी, सोसाइटी कैसे रिफॉर्म कर रही थी। फिर अकाल, एपिडेमिक्स, देन
महामारी और सरकारी नीति, ये सब भी देखते हैं। पेजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट देखते हैं। इंडियन सोसाइटी किस तरीके से ट्रांजिशन करी थी, क्या बदलाव हो रहे थे, यानी कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। अंग्रेजों की शिक्षा नीति जो कि नए नए आइडियाज लेके आ रही थी, एंड हम अपने आप को सोच रहे थे कि हमें बदलाव करने की जरूरत है, तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इसी का पार्ट बन जाता है फिर। ओके, फिर हम चलते हैं वुमेन क्वेश्चन की तरफ। वुमेन क्वेश्चन में क्या आता है कि वुमेन के कैसे ऊपर इंपैक्ट हो रहा था, चाहे वो नेशनल मूवमेंट हो, चाहे वो कोई लॉज हो, वो सारी चीजें आता है। प्रिंटिंग प्रेस कैसे कैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह सब डेवलप हो रहे थे, वो प्रिंटिंग प्रेस के अंदर आएगा। फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंग्वेज, लिटरेरी फॉर्म्स, नई नई जो रीजनल लैंग्वेज डेवलप हो रही थी, रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर आ रहे थे, पेंटिंग, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स। नेशनल मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट होता है इन सब चीजों के ऊपर। नेशनल मूवमेंट नेक्स्ट टॉपिक ही है, तो यहाँ पे नेशनल मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई थी, आईएनसी हो गया 1885। आईएनसी से पहले कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो हो गया। फिर स्वदेशी एंड स्वराज मूवमेंट हो जाता है। फिर ऐसे गांधीयन मूवमेंट कैसे शुरू हुई, सुभाष चंद्र बोस आईएन ने, मिडिल क्लास का क्या रोल था नेशनल मूवमेंट के अंदर, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, वामपंथी राजनीति, डिप्रेस क्लास मूवमेंट कैसे आ रही थी, फिर कम्युनल पॉलिटिक्स हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, हिंदू महासभा हो गया, आरएसएस हो गया, एंड जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान, पार्टीशन वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्टीशन के साथ साथ इंडिया को कैसे आजादी मिली, आजादी के बाद वाला हिंदुस्तान, यानी कि चैलेंजेस क्या थे पार्टीशन के बाद। ओके, इंडिया की जो प्रिंसली स्टेट्स थी, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, उनको कैसे लिया गया था। ओके, काफी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी यहाँ पे। बी आर अम्बेडकर के बारे में पढ़ते हैं हम, संविधान के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो अधिकारी वर्ग का ढांचा है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन यहां से लेनी होती है। तो ये हो गया। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट है। तो आजादी के बाद की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें इकोनॉमिक पॉलिसी, प्लानिंग प्रोसेस कैसे चल रहा था, यानी कि प्लानिंग वगैरह यहाँ पे आ जाएगा, जो भी खत्म हो चुका है 2017 में, लेकिन क्वेश्चन अभी भी आते हैं। लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन 1956 के बाद कैसे स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज किया गया। फॉरेन पॉलिसी, पंचशील वगैरह यहाँ पे आ जाएगा, नैम यहीं पे आ जाएगा। और ऑलमोस्ट 1991 तक यहाँ पे पहुंच जाता है, क्योंकि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यहीं पे हुआ था। तो ऑलमोस्ट आप 1991 तक कवर करते हो जब पोस्ट इंडिपेंडेंस देखते हो। लास्ट पार्ट जो यूनिट 10 है, वो है हिस्टोग्राफी, कैसे इतिहास लेखन किया जाता है, कैसे हिस्ट्री पढ़ी जाती है, वो आ जाता है आपका हिस्टोग्राफी के अंदर। ओके, अब आपको क्या करना है अगर आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है, तो सबसे पहले सिलेबस को ध्यान से देख लेना। उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी पता होने चाहिए, क्या कट ऑफ गई है। तो जो हमने एनालिसिस किया हुआ है प्रीवियस ईयर्स का, अगर आप 5 साल का ले ले, 6 साल का ले ले, 7 साल का ले ले, तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि अगर आप 100 क्वेश्चन भी कर देते हो तो आपका जेआरएफ क्रैक हो जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 मिला के 100 क्वेश्चन अगर आप कर देते हो तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। ओके, इससे ऊपर नहीं जाती। हालांकि इस बार 102 गया है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ऑलमोस्ट 8-9 क्वेश्चंस ड्रॉप भी किए हैं, तो वो आप देख लो इफेक्टिवली वो नीचे की तरफ ही चला गया। अगर आपको ये 100 का टारगेट अचीव करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, और मार्क्स को स्कोर करने का पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से है। तो एंशिएंट में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मिडिवल में कौन सा है, मॉडर्न में कौन सा, उसको बहुत अच्छे से कर लो। और वो आप तभी कर पाओगे जब आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जो अच्छी किताबें हैं उनको पढ़िए, तब जाके आप 100 क्वेश्चन को टारगेट कर पाओगे। यानी कि आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और 100 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कि वो पेपर 1 एंड पेपर 2 के होने चाहिए। पेपर 1 एंड पेपर 2 कंबाइंड, पेपर 1 एंड पेपर 2 कंबाइंड, यानी कि आप इधर चाहे 40 ले आओ, इधर 60 ले आओ, या 35 ले आओ, या 65 ले आओ, तो ये 100 आपका होना चाहिए। 100 से अबव रखने की कोशिश कीजिए, तभी आपका जेआरएफ होगा। तो मेक श्योर ये आपका टारगेट होना चाहिए, कितनी भी कट ऑफ रहे, हमें 100 क्वेश्चन से ऊपर ही टारगेट करना है। ओके गाइस, सो सबसे बेसिक चीज क्या है, सिलेबस, वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए, थ्योरी पढ़िए, क्लासेस के अंदर आइए, सारी चीज कवर कीजिए, एंड एक अटेम्प्ट में जेआरएफ को क्रैक करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग टेस्ट बुक सुपर कोचिंग।